दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन और डिजिटल पेमेंट के अनुसंधान में चेक ट्रंकेशन सिस्टम, चेक के अलग अलग प्रकार, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के क्रॉसिंग, ठीक है, फिर बैंकों का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, आरबीआई का ई कुबेर सॉफ्टवेयर, फिर एटीएम कैसे काम करते हैं, रुपे कार्ड नेटवर्क, यूपीआई, भीम, आईएमपीएस वगैरह अलग अलग प्रकार की बातें, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन और ब्लैक मनी के अनुसंधान में ये सारे टॉपिक सब चर्चा में रहे हैं, तो हमने वो पढ़ा था। अब तक जो हमने ये कवर किया वो सारा ऑब्जेक्टिव, फैक्चुअल, एमसीक्यू टाइप का कवरेज था, जो कि अपनी यूपीएससी प्रीलिम और सभी प्रकार की बैंक की परीक्षाओं में काम में आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इन्हीं मुद्दों के ऊपर अब थोड़ा एनालिटिकल, डिस्क्रिप्टिव टाइप का चीज़ें देखेंगे कि ये डिजिटल पेमेंट को भारत में लागू करने के लिए क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और उनसे लड़ने के लिए क्या क्या प्रकार के रिफॉर्म्स हमने लेने चाहिए। भारत के अंदर डिजिटल पेमेंट सिस्टम को प्रमोट करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रतन वत्तल कमेटी बनाई थी टू सजेस्ट द मीडियम टर्म रिकमेंडेशंस टू स्ट्रेंथन डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम इन इंडिया। रतन वत्तल एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं और नीति आयोग के सोशल सेक्टर के प्रिंसिपल एडवाइजर हैं। इसके बाद डिमोनेटाइजेशन और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चीफ मिनिस्टर्स कमिटी टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट इन इंडिया, और इसके चीफ थे चंद्रबाबू नायडू, तो इन्होंने भी कुछ सुझाव दिए। इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे आया, उसके अंदर भी चैप्टर 3 के अंदर डिमोनेटाइजेशन और उस अनुसंधान में डिजिटल पेमेंट को कैसे बढ़ावा दे बातें की गई। अब इन सभी में से बजट के अंदर कुछ बातों को लागू कर दिया गया, वो क्या थी आज हम पढ़ेंगे। इसके अलावा फरवरी 2017 में योजना का ये अंक आया, लेस कैश इकोनॉमी, तो वहां पर भी जो जो अच्छे मुद्दे हैं आज मैं अपने लेक्चर में ये सारी चीजों को एब्जॉर्ब करके आपको पढ़ाऊंगा। आपके लिए होमवर्क ये है कि ये इकोनॉमिक सर्वे, इसका चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, और ये योजना का अंक, तो उसके अंदर भी एडिटर्स लेटर और जो बाकी सभी चैप्टर्स हैं वहां पर भी संभव हो तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन इतना पढ़ लीजिए। वो इसलिए क्योंकि पावर पॉइंट, माइंड मैप, इन्फोग्राफिक्स, इससे आपको बात तो समझ में आ जाएगी, बट जब वही बात डिस्क्रिप्टिव लिखना है या फॉर्मल लैंग्वेज में बोलना है तो जो वो लैंग्वेज स्किल, वोकेबुलरी होनी चाहिए, वो तो तभी कल्टीवेट होगी जब आप ऐसी चीजें पढ़ेंगे। बाकी जो भी यहाँ काम के मुद्दे हैं वो तो अपनी स्लाइड में आ ही जाएंगे। पहला प्रश्न, भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को प्रमोट करना ही क्यों चाहिए? कैश पेमेंट से काम बढ़िया हो ही रहा है ना, इंस्टेंटली सेटल हो जाता है, रिलेटिवली एनोनिमस है, और गरीब लोग के हाथ में पैसा होगा, देन दे गेट अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। वो बैंक में और कुछ क्रेडिट कार्ड या मोबाइल में हो तो वो उनके दिमाग में वो सिंबॉलिकली वो फीलिंग आएगा नहीं। और फिर कैसे ही सीधा पेमेंट कर दिया तो उसके ऊपर ये क्रेडिट कार्ड का हिडन चार्जेस, सर्विस चार्जेस, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, इन सब की भी कोई दिक्कत नहीं, तो ये सब फायदे हैं ही। लेकिन सामने कैश यूज करने के नुकसान भी हैं। पहला, नोट छापने के लिए भी नोट लगता है। करेंसी को प्रिंट करना है तो उसका प्रिंटिंग का खर्चा, इंक, पेपर, स्टाफ, सिक्योरिटी, और फिर आरबीआई से वो सारा पैसा आप नीचे बैंकों में भेज रहे हैं, बैंक वाले वो पैसा एटीएम में लगाने के लिए जो स्टाफ, पेट्रोल, सारा खर्चा हुआ। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग करेंसी इन इंडिया हर साल आरबीआई को करीब 27 बिलियन रुपीज तो नोट छापने में ही लग जाते हैं, और ये सारी कॉस्ट, उसे ट्रांसपोर्ट करने के खर्चे। आप एटीएम या बैंक से पैसा निकालने को जाते हैं तो आपका वेज लॉस, जो पेट्रोल का खर्चा हुआ। ये बात सही है कि हाथ में कैश हो तो वो फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी देता है, लेकिन वो चोरी भी हो सकता है, नकली भी नोट आ सकते हैं, फेक इंडियन करेंसी नेटवर्क, FICN, टेरर फाइनेंस, नक्सल फाइनेंस, ब्लैक मनी की समस्या, सब्सिडी में पैसा दिया, लीकेज हो जाता है। ये सब क्यों? क्योंकि भारत के अंदर 74 to 78% ऑफ द कंज्यूमर पेमेंट दे आर डन इन कैश, और कैश में क्योंकि भुगतान किया है तो सामने रसीद जनरेट होगी, वो भी पेपर फॉर्म में ही होगी, है ना, तो उसका पेपर का खर्चा, इंक का खर्चा, एनवायरमेंटल कॉस्ट, ये सबसे बहुत सारे नुकसान हैं। अब इसके विपरीत अगर हम लोग डिजिटल पेमेंट में ट्रांसफर कर जाएं तो क्या फायदे होंगे? देखिए, जो भी कैश के एंटी आर्ग्यूमेंट थे वही सारे डिजिटल पेमेंट के प्रो आर्ग्यूमेंट है, तो वो सारे तो आप समझ ही लेंगे। उसके अलावा क्या क्या फायदे? एक, अगर सरकार अपना सारा पेमेंट सिस्टम डिजिटल कर दे, मतलब सब्सिडी भी नीचे जो भेजना है, या फिर कि उसका जितना भी फाइलिंग वर्क करना है, चेक से जो पैसा भेजते थे तो आदमी का जितना स्टाफ को यहाँ वहाँ पेट्रोल, गाड़ी में घूमने का खर्चा, वो सभी बच जाएगा। तो गवर्नमेंट पेमेंट अगर डिजिटल हो गया तो उससे सरकार का खुद का 1 लाख करोड़ रुपया बच जाएगा। तो सोचिए उससे फिर विकास के और कितने काम हो सकते हैं। उसी प्रकार जितना भी पैसा भेजा गया, इट इज पॉसिबल टू ट्रैक ट्रांजैक्शन, तो जितना सब्सिडी का लीकेज वो खत्म हो गया, ब्लैक मनी की समस्या वो भी खत्म हो गई। और गरीब लोग, उनको भी अगर आप ये भीम ऐप और माइक्रो एटीएम के जरिए गांव-गांव में सभी में
बैंकिंग नेटवर्क के साथ आप उनको जोड़ दे तो उनके बचत का पैसा वो लोग बैंक में जमा कराएंगे। इट विल कल्टिवेट द हैबिट ऑफ सेविंग्स। तो फिर ये जो पॉन्जी स्कैम, अपना जो ये शारदा चिट फंड स्कैम, फिर ये रोज वैली स्कैम, उन सब में अब गरीब लोग चपेट में कम आएंगे। उसी प्रकार कोई पानीपुरी वाला वो ये पेटीएम, स्कैन एंड पे या ऐसा ही कोई ऑनलाइन सिस्टम कर देता है तो उसका भी सारा पैसा भी नकदी में नहीं, वो किसी बैंक अकाउंट में जमा हो रहा है। सो लाइक दैट हिज ओन क्रेडिट हिस्ट्री विल डेवलप कि वो उसका बैंक बैलेंस इतना रहा है वगैरह वगैरह। तो फिर भविष्य में वो जब बैंक से लोन लेने के लिए जाएगा तो आसानी से उसका लोन पास हो जाएगा। सो लाइक दैट मनी लेंडर का भी जो न्यूसेंस है वो धीमे धीमे कम हो सकता है। तो डिजिटल पेमेंट के लाभ अनेक हैं, इसके भी चैलेंजेस हैं। फर्स्ट एंड द बिगेस्ट चैलेंज इज कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम इट इज पावर एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपेंडेंट। लाइट ही नहीं होगी तो आप मोबाइल वगैरह चार्ज कैसे करोगे, टेलीकॉम नेटवर्क ही नहीं होगा तो ये कार्ड रीडर मशीन उसका वो कनेक्ट कैसे करेगा। खैर ये सारे मुद्दे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पिलर, फिफ्थ पिलर के अंदर आराम से पढ़ेंगे, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, डिजिटल इंडिया मिशन वगैरह। अभी के लिए तो हम केवल बैंकिंग से रिलेटेड टेक्निकल वगैरह मसलों पर ध्यान देंगे। तो भारत के अंदर डिजिटल पेमेंट सिस्टम लागू करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं? ओवरऑल मेजर 6 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। पहला है ये कार्ड रीडर मशीन, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, एटीएम, इनका नेटवर्क कम है तो उसके रिलेटेड ये एमडीआर केवाईसी के क्या इशू हैं वो देखेंगे। सेकंड, इंटर ऑपरेबिलिटी, आप एक मोबाइल वॉलेट से दूसरे में पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते या करते हैं तो उसमें चार्ज अलग से लगता है, वो सारे मसले। थर्ड, बहुत सारे स्कैम होते हैं और उसके ऊपर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ग्रे एरिया हैं, उसको बदलने की आवश्यकता है। सरकार, मोदी कहते हैं कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, लेकिन खुद सरकार ही उतना सारा डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं कर रही है। गवर्नमेंट इटसेल्फ नॉट अ रोल मॉडल, तो उनको ये करना पड़ेगा, तभी नीचे लोग परकोलेट हो जाएंगे। लोगों के पास इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी का अभाव है, और जिनके पास अवेयरनेस है वो लोग भी कैश में ही प्रेफर करते हैं, तो उनकी बिहेवियर हम कैसे बदलें। तो इन 6 मुद्दों के ऊपर क्या क्या चैलेंज हैं, वहाँ ये अलग अलग कमिटीज ने क्या रेकमेंड किया, उसमें से बजट ने क्या लागू किया और आगे क्या काम करना है, वही सारा आज के अपने लेक्चर का विषय है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला, भारत के अंदर हर 10 लाख की आबादी पर कितने एटीएम हैं और कितने पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल हैं। टेबल में आप पाएंगे कि ब्रिक्स देश तो छोड़ दीजिए, मैक्सिको से भी हम लोग तो पिछड़े हुए हैं। मैक्सिको ऐसा देश कि जहाँ ड्रग कार्टेल का इतना न्यूसेंस है, लोग इतने परेशान हैं कि अमेरिका माइग्रेट कर जाते हैं, दिन दहाड़े मेयर और सरकारी अफसरों का कत्लेआम हो जाता है ना, तो भी उनके पास एटीएम और पीओएस टर्मिनल हमसे ज़्यादा है, हमारा एकदम कम है। और भारत के अंदर भी लेटर से कि हर 10 लाख की आबादी में 165 एटीएम है, तो उसमें से ओनली 60% ऑफ देम आर ऑफ साइट एटीएम्स, बाकी के तो बैंक ब्रांच के अंदर ही हैं। तो मतलब कि जो स्प्रेड होना चाहिए, हर चलते चलते 1 किलोमीटर में आपको एटीएम मिल जाए, ऐसी इवन शहरों में भी ये परिस्थिति है नहीं। तो इनसे लड़ा कैसे जाए? कमिटीज ने, रतनवत्तल कमेटी, उसने बोला कि इस प्रकार के मशीन जब हम बाहर से इंपोर्ट करें तो उसके ऊपर जो आयात शुल्क या कस्टम ड्यूटी लगती है वो या तो आप कम कर दीजिए या खत्म कर दीजिए, ताकि वो मशीन सस्ते लगे, ज्यादा अडॉप्शन हो। उसी प्रकार चंद्रबाबू नायडू ने बोला कि भारत के अंदर ही मेक इन इंडिया में ऐसे मशीन के उत्पादन को आप बढ़ावा दीजिए और भारत में ही आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, स्वाभाविक है उस पर उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी लगेगी, तो उसको कम किया जाए, टैक्स इंसेंटिव दिए जाए, ऐसा कुछ आप काम करें। उसके अलावा नायडू ने यह भी बोला कि हर एक बैंक अपना एटीएम वगैरह करे, इसकी दिक्कत क्यों करनी है। भारत के अंदर करीब 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हैं, हर एक के अंदर एक एक माइक्रो एटीएम मशीन फिट कर दो और सभी बैंक वालों का ट्रांजैक्शन वहां से हो सके, तो आप सभी गरीब ग्रामीण लोगों को इसमें नेटवर्क में शामिल कर सकते हैं और पूरा अपना काम हो गया। तो ऐसे कुछ प्रावधान हमने करने चाहिए। सरकार ने पार्शली इन बातों को एक्सेप्ट किया है। अपना बजट फॉर बेटर इंडिया 2017-18, वहां पर यह बोला गया कि ये पीओएस, कार्ड रीडर, माइक्रो एटीएम, उसके फिंगरप्रिंट और बाकी जितने भी पुर्जे हैं या पूरा मशीन है, बाहर से इंपोर्ट करोगे तो कस्टम ड्यूटी नहीं, भारत में मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो एक्साइज ड्यूटी नहीं, सब कुछ माफ किया गया ताकि ये चीजें सस्ती लगे, बैंक वाले, दुकानदार, वो सब इसको ज्यादा यूज करें। इसके अलावा सरकार ने सरकारी बैंकों को भी टारगेट दिया है कि 10 लाख और 20 लाख पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल लागू करने। अभी कौन सी तारीख में कितने लागू करने, यूपीएससी के लिए काम का नहीं, बैंक की परीक्षा देनी हो तो वो याद करके जाना, आंकड़े अपने लिए इतने काम के नहीं। खैर चलिए, अब इतने सारे हम मान लीजिए कि हमने कार्ड रीडर मशीन, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल लगा भी दिए, फिर भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। सपोज जेठालाल ने 10,000 रुपए की एमआरपी प्राइस पे कोई मोबाइल आलोकनाथ को बेचा। आलोकनाथ चाहते तो उसका कैश में भी पेमेंट कर सकते, डिमांड ड्राफ्ट, बट लेटर से कि उसने कार्ड में पेमेंट किया।
अब कार्ड में पेमेंट किया, जेठालाल को इन थियरी 10,000 रुपये मिले हैं, लेकिन उसमें से कुछ पैसे उसने दे देने पड़ेंगे ये सर्विस प्रोवाइडर को, ये जो कार्ड नेटवर्क ऑपरेट करते हैं, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे वगैरह। इनका ट्रांजैक्शन चार्जेस कुछ इस तरह से होते हैं कि क्योंकि ये लोग मर्चेंट को एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ उसका 2% मर्चेंट डिस्काउंट रेट के नाम पे वसूलेंगे व्यापारी से। तो 10,000 का ट्रांजैक्शन हुआ तो 200 रुपये ये मास्टर कार्ड, वीजा वगैरह वाले लेंगे। और सरकार भी आ जाएगी कि क्योंकि ये लोग सर्विस दे रहे हैं तो उसके ऊपर हमारा 15% सर्विस टैक्स भी बनता है, तो वो अलग से 15%, मतलब 200 के 15 सोचो 30 रुपये हो गए। तो जेठालाल की जेब से ऐसे 10,000 रुपये उसे मिले बराबर कार्ड पेमेंट से, बट उसमें से 230 रुपये तो मिनिमम कट ही जाएंगे, वो ऊपर ये लोग सर्विस वाले ले लेंगे। इसके अलावा सपोज आलोकनाथ का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड एसबीआई से था और जेठालाल का करंट अकाउंट एक्सिस बैंक में है, तो बीच में भी ये जो पूरी सर्विस हो रही है उस हिसाब से भी अलग अलग सर्विस टैक्स के आयाम बनते हैं। टेक्निकली क्या बनते हैं हमारे लिए काम का नहीं, बस इतना याद रखना है कि ये कार्ड रीडर मशीन फिट कराया हो तो सर्विस टैक्स लायबिलिटी के इशू हैं और मर्चेंट डिस्काउंट रेट उसके तकलीफ है। अब आप समझिए ये मोबाइल फोन के ऊपर हार्डली 1-2% का तो मार्जिन होता है जेठालाल का, है ना, एमआरपी के ऊपर हम सोच के चले, और वही सारा अगर पैसा उतना ही उसने ऊपर कार्ड मशीन यूज करने के लिए देना है, देन उसे लगेगा कि मैं ये चीज क्यों अडॉप्ट करूं। डीमोनेटाइजेशन के बाद पेट्रोल पंप के ऊपर कार्ड का ज्यादा उपयोग हो, इसलिए सरकार ने ये अनाउंस किया था कि देयर विल बी 0.75% डिस्काउंट टू द पीपल हु यूज कार्ड पेमेंट इन पेट्रोल पंप्स। और सामने ये पेट्रोल मालिकों को भी ये बोला गया कि आपके ऊपर अगले 50 दिनों तक कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगेगा। लेकिन फिर 51वें दिन के बाद से क्या है ना, तो ये सभी पंप मालिकों ने विरोध किया कि हम बाद में कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें तो ये पूरी जिंदगी 0% एमडीआर आप दे दीजिए। खैर फिर पेट्रोल मिनिस्ट्री वगैरह ने उनको समझाया और वो समझ भी गए। इन अदर वर्ड्स खोपचे में ले जाके धमकाया होगा कि भाई आप अगर कार्ड एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर ये जितनी पेट्रोल में मिलावट कर रहे हो वहां पे ज्यादा रेट मारेंगे वगैरह। खैर वॉट एवर, मतलब कि ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट का मुद्दा चर्चा में क्यों था, बिकॉज दिस पेट्रोल पंप ओनर्स दे वर थ्रेटनिंग नॉट टू यूज द कार्ड पेमेंट। इसी प्रकार के सब विरोध को देखते हुए आरबीआई ने मर्चेंट डिस्काउंट रेट के ऊपर कुछ सीलिंग फिक्स की ताकि व्यापारियों पे ज्यादा बोझ न पड़े और ज्यादा से ज्यादा लोग इस नेटवर्क में शामिल हों। तो ये 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2017 तक डेबिट कार्ड के ऊपर कुछ सीलिंग लगाया गया है कि इतना इतना आप पेमेंट करोगे तो पहले जो करीब करीब 1% तक मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगता था उस पर अब सीलिंग होके आधा कर दिया गया। अभी कितने ट्रांजैक्शन पे कितना लगता है अपने लिए काम का नहीं, वो बैंक में हो तो देख लेना। उसी प्रकार ये मोबाइल वॉलेट, यूएसएसडी, आईएमपीएस, यूपीआई, बीम वगैरह में भी आप अगर कुछ 1000 रुपए तक का पेमेंट करोगे तो उस पर कोई भी ट्रांजैक्शन चार्ज बैंक वाले आपसे नहीं ले पाएंगे। लेकिन क्रेडिट कार्ड को इस पूरी सिस्टम से बाहर रखा गया है। एक एमसीक्यू बनाते हैं, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट मर्चेंट डिस्काउंट रेट। पहला वाक्य, ये केवल डेबिट कार्ड के ऊपर ही लगाया जाता है। दूसरा, आरबीआई इसकी सीलिंग तय करती है। तीसरा, एमडीआर केवल पेट्रोल पंप पे खरीदी करने पर ही लागू होता है। एंड देन आंसर चॉइसेस ओनली 1 and 2 एंड सो ऑन। सोचिए, जैसा कि अब तक हमने पढ़ा कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट दे आर रॉन्ग, तो मतलब जवाब क्या होगा, सी ओनली 2 इज करेक्ट। मित्रों 2016 की प्रीलिम के अंदर यूपीएससी ने ऐसे जितने जितने प्रश्न पूछे वहां पर अगर कोई एब्सोल्यूट स्टेटमेंट दिया गया हो कि ऑल ऑफ दिस कंट्रीज आर मेंबर या ओनली इंडिया इज द मेंबर, या तो इस प्रकार के जब भी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट दिए जाते हैं तो ज्यादातर पाया जाता है कि वो गलत होता है। तो अगर कुछ भी नहीं आए तो फिर तुक्केबाजी में ऐसा कोई एलिमिनेशन आप सोच सकते हैं, और उसके विपरीत ऐसा भी हो सकता है कि अगली प्रीलिम में अनप्रेडिक्टेबल होने के लिए यूपीएससी उल्टा कर दे कि जितने एब्सोल्यूट स्टेटमेंट हो वो सही होंगे। खैर, मतलब तुक्केबाजी से बचना चाहिए, सिवाय कि फिर 100 में से केवल 10 ही सवाल सही टिक हो रहे हो। दूसरी बात, यहां पर मैंने पूछा कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो हमारा जवाब होगा सी ओनली 2। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, तो फिर जवाब क्या होगा, 1 and 3, ओनली 1 and 3 आर इनकरेक्ट। तो ज्यादातर प्रश्न इस प्रकार से होते हैं यूपीएससी में कि करेक्ट स्टेटमेंट पकड़ना है, लेकिन एक आध दो बीच में ऐसे भी पूछ लेते हैं कि फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तब दिक्कत यह आती है कि हमारे दिमाग में हम इंटरप्रेट तो सही कर रहे हैं, लेकिन ओएमआर में जब टिक करने जाएंगे तो वो गलती से वहीं पर भी हो जाएगा कि सी हो गया। इसलिए ये गलती ना हो, आप क्या करें, जब भी प्रश्न पत्र के अंदर फाइंड करेक्ट या इनकरेक्ट ऐसा हो तो वहां पर आप एक सर्कल बना दीजिए और उस हिसाब से गलत को क्रॉस कर दीजिए, और ताकि ओएमआर में टिक करते वक्त अपनी गलती ना हो। खैर वापस आते हैं, ये एमडीआर का इशू वो डिजिटल पेमेंट को कैसे नुकसान कर रहा है।
हमने देखा कि एमडीआर रेट के कारण व्यापारियों को दिक्कत आती है, खास करके ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, सोप, शैम्पू, आइसक्रीम वगैरह, वहां पर एज सच व्यापारी का मार्जिन हार्डली 1% 2% कुछ होता है। अब वो सारा ही जितना एमआरपी प्राइस के ऊपर अगर ये क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले 2% उसी से ले लेंगे मर्चेंट डिस्काउंट रेट, तो फिर व्यापारी के हाथ में कमाने के लिए बचा क्या, राइट। तो वो ये सोचता है कि भाई कैश में ही मैं तो पेमेंट एक्सेप्ट करूँ, ये मशीन मुझे फिट ही नहीं कराना। सेकेंडली, अगर मशीन फिट भी करा लिया तो वो सारा पैसा किधर जाएगा, व्यापारी के करंट अकाउंट में। तो स्वाभाविक है फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी की उस पर ऊपर नजर होगी कि आपका इतना अगर सेल हो रहा है तो फिर उस हिसाब से टैक्स आया क्यों नहीं, राइट। तो फिर ये व्यापारी सोचेगा कि बेटर कि कैश से ही एक्सेप्ट कर लूँ तो मुझे टैक्स इवेट करने में भी सुविधा रहे। अंततः जब भी कोई ग्राहक कार्ड लेके जाएगा तो व्यापारी कहेगा कि हमने तो ये मशीन फिट ही नहीं कराया, या फिर वो ऐसा बोलेगा कि 10-20 रुपए के लिए नहीं, अगर आप 200-500 की कोई चीज़ खरीदो तब जाके हम कार्ड एक्सेप्ट करेंगे, ताकि बीच में उसका कुछ मार्जिन इतना बने कि उसको ये परवड़े, एमडीआर। तो फिर बीड़े मास्टर वो चाहता भी है कि मैं डेबिट कार्ड यूज़ करूं और डिजिटल पेमेंट करूं, बट सामने व्यापारी लेने को तैयार नहीं। अंत में ये मास्टर क्या करेगा, एटीएम मशीन में जाएगा, कैश निकालेगा और फिर उससे भुगतान करेगा। तो मतलब कि कार्ड, भले कस्टमर के पास कार्ड का पेनिट्रेशन बढ़ रहा हो, लेकिन वो लोग अंत में उससे कैश ही निकालते हैं और वी आर बैक टू स्क्वायर वन की कैश में ही इकोनॉमी चल रही है। देन थर्ड मर्चेंट वो ये सोचेगा कि जब जनता कैश में पेमेंट कर ही रही है तो मेरे को ये मशीन फिट कराने की क्या जरूरत है। एंड देन बैंक विल थिंक कि क्योंकि ज़्यादा मर्चेंट्स मशीन फिट नहीं करा रहे तो हमको भी खर्चा निकालना है, तो हम मर्चेंट डिस्काउंट रेट वगैरह कम कैसे करें, राइट। जेरोक्स का अगर आपने एक ही पेज करवाने जाओ और सामने 4 पेज कराने जाओ तो फिर जाके वो ज़्यादा रेट कम कर सकता है। तो मतलब कि क्योंकि व्यापारी मशीन नहीं लगा रहा है इसलिए एमडीआर कम नहीं हो रहा है, और क्योंकि एमडीआर कम नहीं हो रहा है इसलिए मशीन नहीं लगा रहे। इट हैज़ बिकम अ विशियस साइकिल, जिसके चलते इकोनॉमी को ये लेस कैश इकोनॉमी में ट्रांजिट करने में दिक्कतें आ रही हैं। अब ये विशियस साइकिल से निकलने के लिए क्या करें, अलग अलग कमिटियों ने क्या क्या कहा। रतन वत्तल ने ये बोला कि भाई यहाँ पर कोई सब्सिडी राज वगैरह नहीं करना चाहिए और कोई सीलिंग भी फिट नहीं होनी चाहिए। ये बैंकों को, पेमेंट नेटवर्क प्रोवाइडर को, उनको भी अपना खर्चा निकालना है, नेटवर्क मेंटेन करना है। सो आरबीआई शुड नॉट पुट एनी सीलिंग ऑन दिस मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स। एमडीआर शुड बी हाई इनफ कि ये सब लोग अपना खर्चा निकाल सके। लेकिन हाँ, इसके अंदर जो बीच में सर्विस टैक्स के कुछ टेक्निकल मुद्दे हैं उसको हल करना चाहिए, और अगर केस टू केस बेसिस में कोई लेटर से मास्टर कार्ड वाला बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है देन आरबीआई शुड टेक एक्शन, अदरवाइज बेफिजूल में सीलिंग राज नहीं करना चाहिए। तो ये रतन वत्तल का मानना था। उसके विपरीत चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि रेलवे के अंदर सरकारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वगैरह में अगर वो लोग कार्ड मशीन फिट कराते हैं तो उसके ऊपर बैंकों ने, मास्टर कार्ड, वीजा ने कोई भी मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज नहीं करना चाहिए। देयर शुड बी 0% एमडीआर फॉर द गवर्नमेंट बॉडीज, ताकि वहां पर तो कम से कम इसका उपयोग ज्यादा हो। अब इन दोनों के विपरीत अरविंद सुब्रमण्यम, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर क्या बोला गया। सुब्रमण्यम ने ये चंद्रबाबू नायडू की जो पॉपुलिस्ट टाइप की बात है उसका विरोध किया है कि ऐसा बैंकों के ऊपर आप थोपिए मत कि वो कोई चार्ज ना वसूले। अगर ऐसा कुछ है, अगर आप चाहते हैं कि रेलवे के ऊपर, रेलवे की जेब से ये पैसा ना जाए एमडीआर का, देन आरबीआई या यूनियन गवर्नमेंट उन्होंने ये पैसा बैंक को दे देना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, रेलवे से बैंक वाले एमडीआर वसूल नहीं करेंगे, बट उनको भी नेटवर्क मेंटेन करने का जो खर्चा है तो फिर वो क्या करेंगे। जो आपको एनुअल क्रेडिट कार्ड में कस्टमर को जो 499 रुपीज चार्ज किए जाते हैं उसके बदले वो 699 कर देंगे, या फिर कोई और एमडीआर के अंदर आइसक्रीम वगैरह के ऊपर वो ट्रांजेक्शन में कुछ बढ़ा देंगे, राइट। तो ये क्रॉस सब्सिडाइजेशन होगा तो अंत में ग्राहक को नुकसान होगा, व्यापारी को नुकसान होगा। देयरफॉर अगर कोई भी ऐसा इंसेंटिव देना है देन आरबीआई या गवर्नमेंट उन्होंने अपनी जेब से पैसा निकाल के बैंकों को, मास्टर कार्ड, वीजा, पेमेंट नेटवर्क प्रोवाइडर को देना चाहिए, डोंट इम्पोज। ये पानीपुरी वाले ने लिखा है पेटीएम एक्सेप्टेड हियर, मतलब स्कैन एंड पे करो आपको कैशबैक, डिस्काउंट सब कुछ मिलेगा। तो प्रश्न नीचे ऐसा बोर्ड क्यों नहीं मारा कि मास्टर कार्ड एंड वीजा ऑल्सो एक्सेप्टेड हियर, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड ऑल्सो एक्सेप्टेड हियर। कारण है, अगर ये पानीपुरी वाला ऐसा चाहे भी कि वो ऐसा कोई कार्ड मशीन फिट कराए, ही विल हैव टू अप्रोच अ बैंक। बैंक वाले बोलेंगे पहले करंट बैंक अकाउंट खोलो यहाँ पर, और करंट अकाउंट खोलने के लिए कि बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट उसका एड्रेस लेके आओ, गुमास्ता दारा में जो रजिस्ट्रेशन कराया हो उसकी नकल लेके आओ, पान कार्ड नंबर कोड करो। तो अब समझिए पानीपुरी वाला टैक्स ब्रैकेट में होगा नहीं, उसने पान कार्ड निकाला नहीं होगा, राइट। अब एनक्रोचमेंट वाले आएंगे उस हिसाब से उसका तो एड्रेस भी बदलता रहेगा। तो इट इज देयरफॉर ये केवाईसी के जो भी नॉर्म्स हैं दे आर डिफिकल्ट
और उसके चलते ये इनफॉर्मल मर्चेंट्स चाहे तो भी कार्ड मशीन अडॉप्ट नहीं कर पाते। रतन वत्तल ने इसका सुझाव दिया कि वी हैव टू रिलैक्स द केवाईसी नॉर्म्स। लेटर से कि वो केवल एक अंगूठा मारे और आधार नंबर के हिसाब से उसका पूरा केवाईसी मान लिया जाए, बाकी की पूरी डॉक्यूमेंट्स आप मत मांगिए। उसके विपरीत चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा? स्वाभाविक है, पॉलिटिशियन है तो पॉपुलिस्ट टाइप की बात करेंगे कि ये कार्ड मशीन फिट कराने की जरूरत ही क्या है। पानीपुरी वाले को आप 1000 रुपए का सब्सिडी दे दो और वो जाके एक स्मार्टफोन खरीद ले, उसके अंदर भीम ऐप या ऐसा कुछ कर दे और फिर कॉमन क्यूआर कोड हो और सभी से काम हो जाए। उसी प्रकार उसने कोई बायोमेट्रिक सेंसर वगैरह कोई चीज़ लगानी हो तो वहाँ पर भी उसे 50% सब्सिडी आप दे दीजिए, ताकि कार्ड मशीन पीओएस टर्मिनल की जरूरत ही ना हो, ऐसे ही काम हो जाए। इन दिसंबर 2012 वो निर्भया कांड, उसके बाद जस्टिस JS वर्मा कमेटी बनी थी टू सजेस्ट रिफॉर्म्स इन इंडियन पिनल कोड। तो उसके आगे चल के यूपीएससी ने एक परीक्षा में ये पूछा कि इनमें से कौन से सजेशन जस्टिस JS वर्मा कमेटी ने दिए थे। तो इसलिए मैं आपको अलग अलग से पढ़ा रहा हूँ कि रतन वत्तल क्या बोल के गए और चंद्रबाबू नायडू क्या बोल के गए। ऐसा भी नहीं कि आपने रटना है कि ये क्या बोल के गए, ये क्या बोल के गए, बट ओवरऑल आपको अब तक अंदाजा आ ही गया होगा कि बिकॉज रतन वत्तल ही इज ए ब्यूरोक्रेट, तो वो कंजर्वेटिव फीजल प्रूडेंस टाइप की बात करेगा, एंड बिकॉज चंद्रबाबू नायडू इज अ पॉलिटिशियन तो वो पॉपुलिस्ट टाइप की बात करेंगे, मुफ्त में सबको स्मार्टफोन दे दो या 1000 रुपए का सब्सिडी दे दो या सो ऑन एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से बाय एलिमिनेशन एंड गेस्टिमेशन आप जवाब तक पहुंच पाएंगे। खैर, तो ये कुछ सुझाव दिए गए थे। अब यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू ने एक अच्छी बात कही थी कि अलग अलग पेटीएम का अलग से वो स्कैन एंड पे हो, SBI का अलग हो, उसके बदले कि एक कॉमन क्यूआर कोड होना चाहिए। तो उसको NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने ये बात मानी और भारत क्यूआर कोड लेके आए। ये क्या चीज है? क्यूआर मतलब क्विक रिस्पॉन्स कोड, एक वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ये ब्लैक कलर के पूरे स्क्वायर वगैरह से ये बनाया जाता है। सो इट इज अ 2 डायमेंशनल फिगर, मशीन रीडेबल ऑप्टिकल लेबल होता है। फायदा क्या है? आपने ये स्कैन किया तो अपने आप मोबाइल में वो डिकोड हो जाएगा कि ये वाले URL एड्रेस पे जाना है या फिर कि ये वाले बैंक अकाउंट में इतना अमाउंट ट्रांसफर करना है, समथिंग लाइक दैट। सो मैन्युअली आप एंट्री करेंगे, उसमें जो जो दिक्कतें आ सकती हैं, टाइम लगेगा, कुछ क्लरिकल एरर हो गया, वो नहीं होता है, क्विक रिस्पॉन्स ऑटोमेटेड हो जाता है। लेकिन अब तक ये जो स्कैन एंड पे सिस्टम थी, इट यूज टू बी अ क्लोज सिस्टम, कि पेटीएम का स्कैन एंड पे है तो आपके पास केवल पेटीएम का ऐप होना चाहिए और उस पे अंदर वॉलेट के अंदर पैसा होना चाहिए, फिर वो फ्लिपकार्ट के फोन पे का स्कैन नहीं करेगा या SBI बड़ी का स्कैन नहीं करेगा, राइट। सो क्लोज सिस्टम। उसके बदले एक ओपन या यूनिवर्सल सिस्टम करने का प्रयत्न किया गया है कि ये NPCI संस्था ने भारत क्यूआर कोड बनाया। अलग अलग 15 बैंक और वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और ये सभी लोगों ने मान भी लिया। तो वो धीरे धीरे अपने जो भी मोबाइल बैंकिंग ऐप हैं उसके अंदर इसका मॉड्यूल फिट करेंगे, ताकि जो भी व्यापारी क्यूआर कोड जनरेट करे तो आप फिर वो SBI का बड़ी ऐप से स्कैन करो या फिर एक्सिस पे से स्कैन करो या ICICI से, वो अपने आप उसको डिकोड करेगा और उस हिसाब से आप फिर ट्रांजैक्शन कर सकते हो। भीम ऐप इनसे अलग है। ये भारत क्यूआर किसके लिए है? बैंकों को अपनी मोबाइल ऐप के अंदर स्कैन एंड पे वाला सिस्टम करने के लिए। इससे लाभ क्या होगा? व्यापारी को लाभ ये है कि अभी वो कार्ड रीडर मशीन लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही वो स्कैन एंड पे वाला कर दो, तो वो मर्चेंट डिस्काउंट रेट और वो सारी दिक्कतें कम होगी। ग्राहक को क्या फायदा है कि अलग पेटीएम का एक ऐप लगा के चलो, फोन पे का एक अलग से, फ्रीचार्ज का अलग से नहीं, कोई भी उनकी बैंक का ऐप होगा उससे वो स्कैन एंड पे कर सकते हैं, काम हो गया। और भविष्य में इवन USSD की मदद से, मतलब कि स्मार्टफोन नहीं, आपका बेसिक फीचर फोन भी है तो भी आप वो कैमरा से उसका फोटो लिया और काम हो जाएगा। सो दैट वाज भारत क्यूआर कोड। तो डिजिटल पेमेंट लागू करने में एक बड़ी समस्या है POS, उसका MDR KYC इशू हमने देख लिया। नेक्स्ट इशू इज इंटरऑपरेबिलिटी। देखिए, मोबाइल के अंदर अलग अलग मोबाइल वॉलेट वाले ऐप इंस्टॉल किए गए हैं, पेटीएम है, फ्रीचार्ज, एयरटेल मनी, मोबीक्विक, M-पैसा वगैरह वगैरह। अब आप सोच के बताइए, क्या मैं पेटीएम वॉलेट के अंदर जो मेरे पास सपोज 300 रुपए हैं, क्या वो मैं फ्रीचार्ज के अंदर ट्रांसफर कर सकता हूँ? या फिर कि मैं पेटीएम के ऊपर कोई कैशबैक ऑफर चल रहा है और वहां से खरीदी करनी है, बट बैकएंड में एयरटेल मनी का पैसा वहां पर यूज कर सकता हूँ? जवाब है ना। तो ये क्या हो रहा है? इस समस्या को बोलते हैं कि इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन डिजिटल वॉलेट्स इज एब्सेंट। अब ये इंटरऑपरेबिलिटी के 3 आयाम है। पहला आयाम इलेक्ट्रॉनिक मनी की इंटरऑपरेबिलिटी, जो मैंने अभी बताया कि भाई पेटीएम का पैसा फ्रीचार्ज में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, एक वॉलेट का दूसरे में नहीं जा सकता। वाई? बिकॉज एज सच पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में ही ऐसे प्रावधान है कि ऐसा नहीं किया जाएगा, ऐसा करने की अनुमति नहीं है। दूसरा आयाम इंटरऑपरेबिलिटी विद पेमेंट नेटवर्क।
मतलब जैसे ये मास्टर कार्ड, वीजा, रुपए, ये क्या है, दे आर पेमेंट नेटवर्क। तो क्या आप पेटीएम के वॉलेट की मदद से वीजा कार्ड की जो भी, क्रेडिट कार्ड की जो डेट या ईएमआई है, क्या उसको सेटल कर सकते हो? जवाब है ना, नहीं हो सकता है। उन्होंने ऐसा मतलब कनेक्शन नहीं दिया। थर्ड, आई एम इंटरऑपरेबिलिटी विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी। तो क्या आप पेटीएम के डिजिटल वॉलेट में आपको जो पैसा है या कैशबैक में पैसा मिला, क्या आप उसको एसबीआई में ट्रांसफर कर सकते हो? पहले जब शुरू में तो कोई ऐसा हो नहीं सकता था, अभी करने देते हैं लेकिन उसके ऊपर कुछ चार्जेस लगाते हैं। दूसरा, ये मुथूट गोल्ड लोन वगैरह का पैसा, क्या उसका लोन का हफ्ता आप पेटीएम से पे कर सकते हो? हाँ, एनबीएफसी का वो करने देते हैं, लेकिन एसबीआई के ईएमआई का मंथली पैसा क्या आप पेटीएम के पोर्टल से कर सकते हो? जवाब है ना, एसबीआई ईएमआई नॉट परमिटेड। उसी प्रकार प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम आप पेटीएम से भर सकते हो, लेकिन एलआईसी वालों ने नेटवर्क नहीं दिया तो पेटीएम से एलआईसी का प्रीमियम नहीं भर सकते। तो ये सब क्या है, इंटरऑपरेबिलिटी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं, आपके मोबाइल वॉलेट का पैसा आप वहां पर यूज नहीं कर पा रहे हैं। और एक दूसरी कंट्रोवर्सी चल रही है फोन पे और आईसीआईसीआई के बीच, क्या है समझते हैं। जैसे पेटीएम का ये है कि स्कैन एंड पे, सपोज ये पाव भाजी वाले ने फोन पे का ऐसा लगाया स्कैन एंड पे, मतलब फ्लिपकार्ट का ये जो फोन पे ऐप है, आप अपने पास हो, आप स्कैन करो, पे करो, तो ये जो व्यापारी है उसके बैकएंड में फोन पे अकाउंट और बैकएंड में जो बैंक अकाउंट है वहां पैसा चला जाएगा। आपने फोन पे यूज किया तो फ्लिपकार्ट द्वारा आपको जो भी कैशबैक डिस्काउंट वो दिया जाएगा। अब समस्या, ये फोन पे ऐप के अंदर हवा में से तो पैसा आया नहीं, राइट? बैकएंड में आपने कहीं कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक अकाउंट से यहाँ पैसा वॉलेट में डाला होगा, तो वो जो बैकएंड में आप पैसा लेके आए, अगर आप एसबीआई के कस्टमर थे तो पैसा हो जाता, लेकिन अगर आईसीआईसीआई बैंक से आपने पैसा इस वॉलेट में डालने की कोशिश की तो वो ट्रांजैक्शन में एरर आ जाएगा। वाई? बिकॉज आईसीआईसीआई का सर्वर उसे रिस्पॉन्ड नहीं करता है, वो ये बोलते हैं कि ये एक थर्ड पार्टी की अनसिक्योर ऐप है तो हम उसको ये राइट्स नहीं दे सकते। एनपीसीआई तो मतलब ये पूरी चीज क्या है कि इंटरऑपरेबिलिटी नहीं है, ग्राहक अपने पैसा चाहे तो भी यूज नहीं कर पा रहा है। आप याद करो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये सारी ऐप वो एनपीसीआई की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बनी है, इसलिए एनपीसीआई ने खुद इसका ऐतराज जताया कि भाई मेरी टेक्नोलॉजी से आप ये कर रहे हो तो आपस में आपने इंटरऑपरेबिलिटी एक दूसरे को देनी चाहिए। खैर, तो अब तक हमने समझा उसका क्या उपयोग है। देखिए, इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या है, व्याख्यायित करना हो तो इट इज द एबिलिटी ऑफ कस्टमर्स टू ट्रांजैक्ट अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म्स, ऐसे प्लेटफॉर्म जो कि कमर्शियली इंडिपेंडेंट हो, जैसे कि फ्लिपकार्ट का एक है, पेटीएम का एक है, आईसीआईसीआई का, कमर्शियली दे आर डिफरेंट एंटिटीज। या फिर टेक्निकली इंडिपेंडेंट कि एक यूपीआई से चलता हो, एक नेफ्ट आरटीजीएस से चलता हो, तीसरा किसी मास्टर कार्ड वीजा से चलता हो। सो इंटरऑपरेबिलिटी इट इज द एबिलिटी ऑफ कस्टमर्स टू ट्रांजैक्ट अक्रॉस कमर्शियली एंड टेक्निकली इंडिपेंडेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? अदरवाइज ये अलग अलग पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं, कार्ड वाले, एटीएम वाले, नेफ्ट और आरटीजीएस वगैरह, ऑल दिस विल बिकम आइलैंड्स, अलग अलग टापू हो जाएंगे और कस्टमर एक जगह से दूसरी जगह अपना पैसा लेके जा नहीं पाएगा। देयरफॉर कस्टमर विल नॉट बी एबल टू डिराइव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हिज मनी। वो चाहेगा तो भी, लेटर से फ्लिपकार्ट में ढेर सारा कैशबैक है, फिर भी वो आईसीआईसीआई से वो काम नहीं कर पा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मनी वो पा नहीं रहा है। उससे विपरीत अगर हर एक प्लेयर इंटरऑपरेबिलिटी प्रोवाइड करे तो लाभ क्या होंगे? जैसा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी था वही सारी बातें कि शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट कम होगा, सर्वर स्टाफ वगैरह XYZ थिंग, देन कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन विल बिकम लो, ठीक है ना? तो फिर कस्टमर के ऊपर हिडन चार्जेस कम होंगे, व्यापारी के ऊपर जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगता है वो पहले से कम होगा। तो जब उन सभी कस्टमर और मर्चेंट दोनों को ट्रांजैक्शन डिजिटली सस्ता लगेगा तो वो कैश कम यूज करेंगे, डिजिटल में ज्यादा जाएंगे। चाइना के अंदर इंटरऑपरेबिलिटी भारत से अपेक्षा ज्यादा है, तो जैसे अपना व्हाट्सएप है वो लोग वीचैट यूज करते हैं और वीचैट के अंदर ही उन्होंने सारे मॉड्यूल फिट कर दिए, तो पैसे आपस में देने हो, ईएमआई भरना हो, XYZ बहुत सारे एप्लीकेशन उसके हो गए हैं। सेम वे फेसबुक, जिन देशों में उसकी इंटरऑपरेबिलिटी ज्यादा है वहां पर फेसबुक से भी लोग एक दूसरे से पैसा भेज सकते हैं और सारे अच्छे काम हो सकते हैं। तो भारत के अंदर इंटरऑपरेबिलिटी को यूनिवर्सलाइज करने की आवश्यकता है, ऐसा रतन वत्तल ने भी बोला और इकोनॉमिक सर्वे ने भी इस पे भार दिया है। ओके, सो डिजिटल पेमेंट के अंदर एडॉप्शन में क्या दिक्कतें थी? एक तो पीओएस और ये केवाईसी एमडीआर की समस्या वो देख लिया, इंटरऑपरेबिलिटी वो लाना चाहिए ये देख लिया। नाउ थर्ड पिलर, स्कैम्स एंड रेगुलेटरी स्ट्रक्चर। आपको पता होगा कि अगर ग्राहक को बैंक के सामने कोई फरियाद है
तो उसने बैंकिंग ओम्बड्समैन को वो अप्रोच कर सकता है। लेकिन ये 2013 का एक रिपोर्ट है। पूरा कांड कुछ इस तरह से था कि ग्राहक के इंटरनेट बैंकिंग में कुछ सफाया हो गया और वो ब्लेम कर रहा था कि बैंक वालों ने पूरी ड्यू डिलीजेंस और प्रिकॉशन नहीं ली, इसलिए कोई थर्ड पार्टी ने पूरा एक्सेस कर लिया। तो ग्राहक बैंक के खिलाफ फरियाद करने के लिए जाता है बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास, लेकिन बीओ ने बोल दिया कि ही वॉश्ड ऑफ हिज हैंड फ्रॉम द फ्रॉड, कि मैं ये काम नहीं दे सकता। अब ऐसा भी नहीं कि बीओ काम नहीं करना चाहता, लेकिन ये क्या है, पूरा कौन से आईपी एड्रेस से क्या हुआ, वो जो पूरा फॉरेंसिक एनालिसिस करना है उसके लिए जरूरी पावर्स और टेक्नोलॉजी बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास है नहीं। तो मतलब कि बैंकिंग ओम्बड्समैन का एक एक्ट है, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का दूसरा एक्ट, और फिर भी ये ग्राहक को यहाँ वहाँ धक्के खाने पड़ रहे हैं अपना न्याय लेने के लिए। उसी प्रकार ये पिछले वर्ष आपको पता हो 30 लाख से ज्यादा डेबिट कार्ड कॉम्प्रोमाइज हो गए। वाई? क्योंकि हिटाची के जितने एटीएम मशीन थे उसके अंदर किसी ने मालवेयर डाल लिया था, एंड लाइक दैट द स्कैम हैपन। तो वहां पर भी ये सारे ग्राहकों का जो टेंशन बढ़ गया, जिनको पिन रीसेट करना पड़ा, कुछ का पैसा, करीब 600 जितने ग्राहक थे उनका पैसा गड़बड़ हो गया। तो उसके लिए अब वो कौन जिम्मेदार है और भविष्य में ना हो इसके लिए क्या करेंगे, राइट? सो प्रॉपर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड। रतन वत्तल कमेटी ने इस बाबत ऑब्जर्व किया कि क्योंकि भारत के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी कम है इसलिए फ्रॉड ज्यादा होते हैं, और पढ़े लिखे लोग भी ये अलग अलग स्कैमस्टर उनकी लुभावनी ऑफर्स के अंदर चपेटे में आ जाते हैं। प्रेडेटरी प्राइसिंग, डीप डिस्काउंट, हिडन चार्जेस, मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह। आजकल स्टार्टअप का जमाना चल रहा है। वहां पर भी लास्ट ईयर के सर्वे सीरीज में मैंने आपको बताया था कि स्टार्टअप का गेम प्लान क्या होता है। शुरू में वो लोग, आप चाहे ऑनलाइन शॉपिंग साइट हो, कोई कैब बुकिंग साइट हो, मूवी टिकट साइट हो, वो सभी आपको डीप डिस्काउंट दे के ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों का एक पूरा बेस बनाएंगे, और हमारे पास इतना सब्सक्राइबर हैं, हमारे इतने फॉलोअर्स हैं बोल के वो विदेश में वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा लेके आएंगे, फिर थोड़ा और एक्सपांड करेंगे, एंड देन दे विल इशू एन आईपीओ, और फिर लोगों को लगेगा अच्छा ये तो अमेजोन और फेसबुक जैसा बड़ा कंपनी हो जाने वाला है, तो वो सारे आईपीओ खरीदेंगे और ये जो भी उसके प्रमोटर हैं दे विल बिकम बिलियनर्स। तो इस प्रकार से स्टार्टअप का गेम चल रहा है। देयर इज नो एंट्री बैरियर, बहुत सारे लोग राह चलते आ जाते हैं। ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के अंदर करीब 48 रजिस्टर्ड एंटिटी भारत के अंदर हैं। अब स्वाभाविक है इतने सारे लोग जब आ रहे हैं और हर एक दूसरे के साथ डीप डिस्काउंट में कम्पीट कर रहा है, तो प्राइस वॉर के चलते कुछ छोटी कंपनियां दे के नॉट सर्वाइव। जी बिजनेस का एक रिपोर्ट बोलता है कि इन द ईयर 2017 देयर विल बी मैनी फोर्स्ड मैरिजेस, मतलब कि ये कुछ स्टार्टअप बड़े वाले के साथ मर्ज हो जाएंगे। अब जब भी ऐसा हुआ, लेटेस्ट से फ्रीचार्ज वाला पेटीएम में मर्ज कर गया, तो फ्रीचार्ज के जितने कस्टमर, उनके डिजिटल वॉलेट में जो पैसा था, उनको जो कैशबैक मिलने वाला था, वो सारी चीजों पे कौन रेगुलेट करेगा, राइट? एंड लेटेस्ट से कि फ्रीचार्ज के सारे वॉलेट्स को मर्ज कर दिया पेटीएम के अंदर, तो फिर पेटीएम वाले ये बोलेंगे कि ये फ्रीचार्ज वालों, अगर तुम चाहते हो ग्राहक को तो पैसा लेने के लिए हमारी ये वाली ब्रांच में आना और केवाईसी का ये फॉर्म भर के जाना, तो पूरा ये टाइम और इनकन्वीनियंस और ट्रांजैक्शन कॉस्ट इट विल बी हाई। तो इन सब के ऊपर कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए कानून के अंदर। हमने देखा पिछले लेक्चर में कि व्हाइट लेबल एटीएम, तो उसके ऊपर भी रेगुलेशन आरबीआई का है, लेकिन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट जो 2007 में बना, व्हाइट लेबल आया 2013 में, तो आगे उसके अंदर भी ये पूरा लीगल ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, बैंकिंग ओम्बड्समैन उस पर बोल सकता है कि नहीं बोल सकता, लाइक दैट देयर आर सम ग्रे एरियाज, उसको हल करने की आवश्यकता है। मित्रों, ये एडवर्ड स्नोडेन और विकीलीक्स के चलते आजकल सब ये एक्टिविस्ट प्राइवेसी और उसकी ज्यादा पीपूड़ी बजाते हैं कि नहीं ये गूगल और फेसबुक वाले तो पूरा डेटा एनएसए को दे देते हैं और उनको पता चल जाता है कि कौन क्या खरीदी कर रहा है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। रतन वत्तल बोलते हैं कि भाई प्राइवेसी की बात तो सामने सिक्योरिटी का भी मसला है। हमने देखा कि कैसे वो जनधन अकाउंट के अंदर लोग 500,000 के नोट पूरे जमा करा के ब्लैक का व्हाइट करने की कोशिश की गई। भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि पेटीएम का स्कैन इन पे तो कुछ भ्रष्ट अफसर अपने ही रिश्तेदारों को बोले कि तुम अपना ही कार्ड लगा के रखो, वहां से पैसा उधर जाए और हम काम कर देंगे, रिश्वत का पूरा नेटवर्क डिजिटलाइज हो जाए। तो अब ऐसा कोई बड़ा स्कैम पकड़ना है ऑब्वियसली, तो फिर ये करना पड़ेगा कि आपका जो भी डिजिटल वॉलेट है उसमें कोई प्राइवेसी नहीं, वो सिक्योरिटी एजेंसी उसके ऊपर मॉनिटर कर सके, उसका पूरा डेटा कंसोलिडेशन भारत के अंदर ही नहीं ग्लोबल लेवल पे उसका शेयरिंग भी किया जाए, ऐसा भी कुछ होना चाहिए। बट एट प्रेजेंट कोई भी कानून या सरकार की पॉलिसी में ये क्या करना चाहिए पूरा एक सूत्रता नहीं है। अब आगे चल के कोई पीआईएल करेगा तो उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो होगा तो इस तरफ डल जाएगी सरकार, फिर कुछ और होगा तो उस तरफ चली जाएगी। सो दिस कस्टमर प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी एस्पेक्ट, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, इसके अंदर अभी सब सारा जोल जाल चल रहा है, कुछ एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क इज रिक्वायर्ड, ऐसा रतन वत्तल कमेटी ने बोला। हाल का अपना सिस्टम क्या है
कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 उसके अंदर आरबीआई को सारे रेगुलेटरी पावर्स दिए गए हैं, चाहे वो एटीएम हो या मोबाइल बैंकिंग या प्रीपेड पेमेंट या एम वॉलेट या XYZ थिंग। लेकिन स्वाभाविक है आरबीआई गवर्नर के पास और भी काम होते हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह। तो आरबीआई गवर्नर ने ये सारे पावर डेलीगेट कर दिए अपने सेंट्रल बोर्ड को। लेकिन फिर सेंट्रल बोर्ड को भी और काम होते हैं, तो उन्होंने ये सारा काम एक सब कमिटी को डेलीगेट कर दिया है, दैट इज बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, BPSS। ये सब कमिटी पूरा इस पेमेंट सिस्टम का रेगुलेशन मॉनिटरिंग करती है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है, बिकॉज ये सेंट्रल बोर्ड की सब कमिटी है तो स्वाभाविक है वहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स, बैंकर टाइप के लोग ज़्यादा होंगे, टेक्निकल एक्सपर्ट या IT के जो नॉलेजेबल पीपल हैं वो कम होते हैं। लेकिन उसके सामने आप देखिए आज ये पूरा ऑनलाइन बैंकिंग या फिर ऐप की बात कर रहे हैं, तो ऐसे एक्सपर्ट भी वहाँ पर होने चाहिए जो कि अभी नहीं है। UK और स्वीडन की सरकारों को भी पता चल गया कि भाई ये जो पूरा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है तो वो सेंट्रल बैंक खुद से उसको रेगुलेट नहीं कर सकता, उसके लिए एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट कर दिया। तो इन्हीं सब को देखते हुए रतन वत्तल ने रेकमेंड किया कि भारत के अंदर भी ये BPSS नहीं, एक अलग से पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनाया जाए आरबीआई के नीचे ही, बट अलग से वो पूरा इंडिपेंडेंटली काम करे। जस्ट लाइक ये मॉनेटरी पॉलिसी, उसके लिए एक अलग से कमिटी बनाई गई, सेम वे PRBI अलग से होना चाहिए। और जैसे सेबी के खिलाफ किसी को शिकायत है तो वो सिक्योरिटी एपलेट ट्रिब्यूनल में जा सकता है, उसी प्रकार PRB के खिलाफ शिकायत हो तो भी सिक्योरिटी एपलेट ट्रिब्यूनल के अंदर जा सके, ऐसा एक कुछ पूरा नेटवर्क बनाना चाहिए। सरकार ने अपने बजट फॉर बेटर इंडिया 2017-18 के अंदर ये बात मानी है। ये बोला गया है कि हाँ, ये जो अभी का BPSS नाम का सब कमिटी है उसके बदले वी विल सेट अप अ पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड विद इन आरबीआई, और वो ये पूरा पेमेंट नेटवर्क के ऊपर रेगुलेशन मॉनिटरिंग का काम करेगा। तो फिर आरबीआई का स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, एक आरबीआई है, उसका एक सेंट्रल बोर्ड है, राइट, फिर एक मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी है और एक पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड अलग से बनेगा जो ये डिजिटल पेमेंट एंड XYZ थिंग पे देखेगा। ये बात अपने लिए प्रीलिम में भी काम की स्ट्रक्चर फंक्शन के हिसाब से, और मेंस के अंदर जनरल स्टडीज पेपर 2 वहां पर है रेगुलेटरी बॉडीज। तो ये पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है तो उसका स्ट्रक्चर फंक्शन भी तैयार करना पड़ेगा। फंक्शन क्या होगा, अब देखो ट्राई तो वो कैसे नेट न्यूट्रलिटी, कॉल ड्रॉप इशू के ऊपर पूरा काम देखती है, राइट। सेम वे ये यहाँ पर जो इंटरऑपरेबिलिटी और इस प्रकार के डिस्प्यूट हैं वो सारा काम कौन देखेगा, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। उसी प्रकार जैसे ट्राई में ये कस्टमर को कोई नाइंसाफी या गलत लगता है कि ये पूरा डेटा मेरा इस प्रकार से हो रहा है वगैरह, ठीक है ना अप्रोच, सेम वे यहाँ पर भी कस्टमर प्रोटेक्शन के लिए ये लोग काम देखेंगे। एंड लास्टली जो कि सभी रेगुलेटरी बॉडीज में होता है, इनोवेशन, रिसर्च डेवलपमेंट, अवेयरनेस प्रमोट करेंगे, मैन पावर डेवलपमेंट वगैरह के काम भी ये देखेंगे। फंक्शन समझ लिए, स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे मॉनिटरी पॉलिसी के ऊपर बॉस कौन है, आरबीआई गवर्नर, सेम वे आरबीआई गवर्नर विल बी द बॉस ऑफ दिस पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, और आरबीआई के 4 डेप्यूटी गवर्नर में से एक व्यक्ति यहाँ पर होगा और आरबीआई के एक नॉमिनेटेड ऑफिसर भी होगा। तो मतलब आरबीआई की तरफ से 3 लोग होंगे और सामने सरकार की तरफ से नॉमिनेट किए गए 3 मेंबर होंगे, मतलब ये 6 लोगों की ये कमेटी काम करेगी। हो सकता है कि भविष्य में जब असल में नोटिफाई किया जाए तो स्ट्रक्चर फंक्शन के अंदर कुछ बदलाव हो, तो आपका होमवर्क ये कि जब भी अपडेट आ जाए एडिट या इंसर्ट न्यू स्लाइड करके इसमें आप डाल देना, तो अपना मेंस का भी आपका काम हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बात कर रहे थे कि भारत के अंदर डिजिटल पेमेंट को लागू करने में क्या चैलेंज आ रही है। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, MDR KYC देख लिया, इंटरऑपरेबिलिटी, एक वॉलेट से दूसरे में नहीं हो सकता वो समस्या देख ली, स्कैम होते हैं तो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर में एक PRB नाम की संस्था करो वो देख लिया। नाउ नेक्स्ट कि सरकार खुद एक रोल मॉडल नहीं है,